तुर्की में बीती रात एक जबरदस्त भूकंप आया। ये जो भूकंप है ये करीब तुर्की में रात को तब आया जब बर्फबारी और बारिश के बीच लोग चैन से सो रहे थे और इसी बीच जबरदस्त भूकंप ने लोगों को झंझोर के रख दिया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं तुर्की से आज सारे दिन इसी तरह की तस्वीरें सामने आती रही। 7.8 की तीव्रता का ये जो भूकंप था ये पूरे न सिर्फ तुर्की में बल्कि उसके पड़ोसी देश सीरिया में भी इसने काफी जबरदस्त भारी मात्रा में नुकसान पहुंचाया है। ताजा जानकारी आने तक इस भूकंप से करीब 2000 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है और हजारों लोग घायल हैं, बेघर हो गए। यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। रात के वक्त भूकंप आने के बाद जो भारी नुकसान हुआ और जिस तरीके से उसके बाद लोग घरों से निकल नहीं पाए, सो रहे थे, पूरे के पूरे घर जो हैं वो बिल्कुल ढह गए, उससे कई लोगों की मौत हो गई। शहर कई सारे ऐसे शहर हैं जहां पर कई सारी गलियां, सड़कें पूरे तरीके से जमींदोज हो चुकी हैं। ये भूकंप के जो झटके हैं वो तड़के 4:17 पर आए। इस भूकंप के बाद सैकड़ों इमारतों जो हैं वो धाराशाही हो गई, टूटकर नीचे गिर गई। इतना जबरदस्त था ये भूकंप, ये इससे पहले तुर्की में इससे बड़ा जो भूकंप है कम से कम इस तरीके का प्रकोप जो है वो नहीं देखा गया। और न सिर्फ 7.8 की तीव्रता के इस पहले भूकंप से इतना नुकसान हुआ, शाम होते होते जब पूरी एक रेस चल रही थी, जिंदगी को बचाने की कोशिश, जद्दोजहद चल रही थी, 7.5 की तीव्रता का एक और भूकंप आया और उसने तुर्की और सीरिया में खास तौर से एक बार फिर से तबाही मचाई। इसके कुछ घंटे बाद 6 की तीव्रता का एक तीसरा भूकंप भी तुर्की को पूरी तरीके से हिला गया। इन भूकंपों से पहले जो भूकंप से कमजोर और जो टूटी इमारतें थी वो भरभरा कर नीचे गिर गई। यानी कि पहले भूकंप से जिन इमारतों में दरारें पड़ी थी, जो कमजोर हो गई थी, वो इन बाकी 2 भूकंपों से उसमें भी नुकसान हुआ और कई और इमारतें जमींदोज हो गई। भूकंप के नुकसान के बाद बहुत ज्यादा इस वक्त नुकसान वहां पर हुआ है। कई इलाकों में राहत और बचाव के जो कार्य हैं वो पहुंच भी नहीं पाए हैं, क्योंकि जहां पे काम शुरू हुआ था उसके बाद दोबारा से नए इलाके में, और पूरा जो इलाका दायरा इतना बड़ा है कि तुर्की में अभी भी पूरे तरीके से राहत और बचाव के जो कार्य लोग करने में लगे हैं वो अभी तक हर जगह पहुंच नहीं पाए हैं। भूकंप से बिजली और संचार का नेटवर्क जो है वो कई जगह पर टूट गया है, कट गया है। इलाके जो हैं बिल्कुल तुर्की के जो मेन शहर हैं वहां से कट चुके हैं और वहां से कोई खबर आना मुश्किल इस वक्त हो रही है। तुर्की में आपातकाल की घोषणा भी कर दी गई है। सीरिया में भी इसी तरीके के कुछ हालात बताए जा रहे हैं। वहां पे अर्थक्वेक सेंटर के प्रमुख ने बताया कि इस पूरे इलाके में बीते 100 साल से सबसे बड़ा, सबसे भयानक, सबसे बड़ा विध्वंसक भूकंप यही है। सीरिया में भी करीब 600 लोगों के मारे जाने की खबर है। सीरिया में सरकार ने अलेपो और उसके साथ साथ कई और होमा और कई और जो शहर हैं वहां पर भूकंप से काफी भारी तादाद में नुकसान की बात कही है। इस पूरे भूकंप के मुख्य जो सागर है, जो पूरा जो सागर में एक छोटी सुनामी भी आई है, ऐसा जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे हैं। इस भूकंप का जो केंद्र है वो तुर्की के गाजियान्तेप शहर में जमीन से करीब 18 किलोमीटर नीचे इसको बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि जिस तरीके से गाजियान्तेप शहर के बीच में करीब जो शहर है 20 लाख की आबादी का यह शहर है और तुर्की के सीमा से लगे हुए जो सीरिया के शहर हैं वहां पर भी इसका जबरदस्त असर देखने को मिला। युद्ध से पहले ही मार खाए हुए सीरिया में जो शरणार्थियों के इलाके, रहने के इलाके हैं, वहां पे भी जबरदस्त तबाही इसने मचाई है। उत्तरी पश्चिमी सीरिया के भी कई शहरों और गांवों में भूकंप ने तबाही मचाई है। इस भूकंप का असर एक और दूर ग्रीनलैंड और दूसरी तरफ मिस्र की राजधानी काहिरा में भी इसको महसूस किया गया। इससे पहले
1939 में तुर्की में एक 7.8 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें करीब 33,000 लोगों की मौत हुई थी। 33,000 से ज्यादा लोग उस भूकंप में मारे गए थे। तुर्की में आए इस भयानक भूकंप की वजह से जो कई सारे लोग इस बात पे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों इतना बड़ा हादसा हुआ, क्यों इतने बड़े तौर पर तुर्की में भूकंप आते रहते हैं और इससे सीख क्या है बाकी जगहों के लिए। तो चलिए, इस पे जाने माने भूकंप वैज्ञानिक डॉक्टर विनीत गहलोत इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर गहलोत के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये भूकंप क्यों इस तरीके के तुर्की में आते हैं, कारण क्या है, और साथ ही साथ यह भारत के को भी क्या इससे कुछ सतर्क रहने की, कुछ सीखने की जरूरत है। डॉक्टर गहलोत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहता हूं कारण क्या है, क्योंकि तुर्की में यह पहला ऐसा बड़ा भयंकर भूकंप नहीं है, इससे पहले भी कई बार इस तरह के भूकंप आए हैं। तो तुर्की और उसके आसपास के इलाके क्यों अर्थक्वेक प्रोन है? जो अगर आप यहाँ का एक टेक्टोनिक मैप देखें तो उसमें आपको पता लगेगा कि एक अरेबियन प्लेट है जो कि साउथ में है, और उसके बाद नॉर्थ में जिसको कि हम यूरेशियन प्लेट कहते हैं। यूरेशियन प्लेट वही है जो हमारे हिमालय के नॉर्थ में भी पाई जाती है। तो यूरेशियन प्लेट काफी बड़ी है। तो इन दिनों इन जो दोनों प्लेट हैं, अरेबियन प्लेट साउथ में और यूरेशियन प्लेट नॉर्थ में, इनके टकराने की एक वहां पे अद्वितीय प्रक्रिया है जिसके तहत ये सारे अर्थक्वेक आते हैं। अगर इसको आप समझने की कोशिश करें तो ये इस तरह से है जैसे कि आप कोई हाँ, शायद ये मैप काफी अच्छा है। इसमें आप देखें कि ये एक एरो लगा हुआ है जिसको कि अरेबियन प्लेट का जो जिस तरह को मूवमेंट होता है, अरेबियन प्लेट जिस तरह को मूव करती है, उधर दिखाया हुआ है। उसके ऊपर देखेंगे तो आप यूरेशियन प्लेट लिखा हुआ है। इन दोनों के बीच में एक माइक्रो प्लेट है या प्लेटलेट जिसे कहते हैं, जिसको हम एनाटोलियन प्लेट कहते हैं। तो बेसिकली क्या है कि आपको याद होगा, अगर आप कोई बीज वाला कोई फल खाने की कोशिश करें, जैसे कि लीची है, तो लीची को आप याद होगा आपको, जब उसको खोला करते थे तो उसको थोड़ा खोल के उसके बाद ऐसे करके दबाया करते थे, दोनों हाथों के बीच में लेके उसको दबाया करते थे, तो जिसकी वजह से उसका बीज निकल के बाहर आता था। तो ये उसी तरह की प्रक्रिया है कि यूरेशियन प्लेट और अरेबियन प्लेट दोनों साइड से दबा रही हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, और एनाटोलियन प्लेट जो है वो ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ भागने की कोशिश करती है जी, और जिसके तहत ये दोनों तरफ जो फॉल्ट है वहां पर अर्थक्वेक आते हैं। सर, मैं ये भी आपसे समझना चाहता हूं कि अगर ये इतना भूकंप प्रभावित इलाका है तो उसको देखते हुए, क्योंकि आबादी यहां पर रहते हैं, लोग यहां पर रहते हैं, तो उसको देखते हुए और जो अभी एक के बाद एक, जैसे 7.8, फिर 7.5 और फिर 6 की तीव्रता के जो भूकंप आए हैं, जो आफ्टर शॉक्स लगातार पिछले 24 घंटे में देखने को मिले हैं, अभी क्या और भी इस तरीके के आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं जो इससे भी बड़े आफ्टर शॉक हो, जो लोगों को और परेशान करें वहां? देखिए, आपकी बात एकदम सही है कि क्या ये अनुमान लगाना कि और बड़ा आफ्टर शॉक आ सकता है या नहीं आ सकता है, ये एक बहुत बड़ी बात है। आपने जैसे बताया कि एक सुबह अर्थक्वेक आया था, उसके बाद फिर एक मतलब हमारी सुबह के हिसाब से, हमारे हिंदुस्तान टाइम के हिसाब से, फिर उसके बाद हमारे हिंदुस्तान टाइम के हिसाब से एक 4 बजे के आसपास फिर एक अर्थक्वेक आया, और जिसका कि मैग्नीट्यूड उतना ही बड़ा था, करीब करीब जितना बड़ा उस सुबह वाला अर्थक्वेक था। तो आप सोचिए कि ये इतने देर बाद एक इतना बड़ा, उसको आफ्टर शॉक कहें या कुछ और कहें, वो एक और बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन आफ्टर शॉक्स तो यहाँ पे आने की बिल्कुल संभावना है, बिल्कुल आफ्टर शॉक्स आएंगे और जो कि और ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। जी, मैं आपसे अंत में एक सवाल और ये पूछना चाहता हूं कि भारत में भी कहा जाता है कि जिस तरीके से जो हिमालयन प्लेट्स हैं और खास तौर से जो हमारे नॉर्थ इंडिया के इलाके हैं, वो भी भूकंप के तौर पर अगर देखा जाए, सेस्मिक एक्टिविटी के हिसाब से देखा जाए, तो वो थोड़े डेंजर जोन वाले इलाके कहे जाते हैं। तो भारत क्या इससे सीख ले सकता है और हमें किस तरीके की तैयारी में रहने की आवश्यकता है? देखिए, टर्की का जो टेक्टोनिक सेटअप है उसमें अभी तक का सारा जो ध्यान था लोगों का,
वो एक जो पुराने आपने नक्शे में देखा एक नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट है उसके ऊपर था। तो हम लोग तब तब से जो वहां पे बल्कि अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम भी है टर्की में, और काफी ज्यादा जो इम्फेसिस होता है, काफी ज्यादा जो रिसर्च की जाती है वो नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट के ऊपर ज्यादा की जाती है। शायद उसके चलते जो ये वाला जो अर्थक्वेक जो ईस्ट एनाटोलियन फॉल्ट पे आया उसको इतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई। उसके और भी कई पॉलिटिकल रीजन भी कई सारे हैं कि मतलब एक तो थोड़ा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इस इलाके में, आप अगर ध्यान से देखें तो उसके चलते ये सब हुआ जी। यही चीज हम लोगों को अपने यहाँ देखनी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम एक जगह पे केंद्र करते करते हम जो है बाकी जगहों को छोड़ दें, बाकी जगहों को और उसके बाद फिर हमें लगे कि अरे ये तो सरप्राइज हो गया, जैसे कि हमने पिछले कुछ भूकंपों में देखा। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सारे इलाकों को सही तरीके से उनको वहां पे इंस्ट्रूमेंटेशन करें, वहां पे पब्लिक आउटरीच करें, वहां पे पब्लिक अवेयरनेस करें और बिल्डिंग कोड्स को इम्प्लीमेंट करें। बहुत ज़रूरी है, इससे सीख लेने की भी आवश्यकता है, क्योंकि इस तरीके के जैसे डॉक्टर साहब भी हमें बता रहे थे कि कम से कम ये समझना होगा कि आप किस इलाके में रहते हैं, उसकी आपको अवेयरनेस होनी होगी और उसी के हिसाब से आपको अपने बिल्डिंग कोड्स और अपने रहन सहन को भी किसी ना किसी तरीके से अपनाना पड़ेगा, अन्यथा इस तरह की बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें ये सब जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुर्की में जो भूकंप आया है उसके बाद भूकंप में जो लोग मारे गए हैं उसमें शोक जताया, अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही साथ भारत की ओर से एसडीआरएफ की 2 टीमें और विशेष तौर पर प्रशिक्षित खोजी कुत्ते और के साथ भेजी जा रही हैं तुर्की, वहां पर लोगों को और सरकार की मदद करने के लिए। इसके साथ साथ दवाओं का और के साथ डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को भी तुर्की भेजे जाने की भारत की ओर से पहल की जा रही। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है